हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है विभू काका। तो इस पाठ में हमें गांव के जीवन के बारे में जान पाएंगे हम, और शहरी जीवन से उसकी तुलना कर पाएंगे कि गांव में क्या अंतर होता है और शहर में क्या अंतर होता है, और शहर और गांव के जीवन में कितना फर्क होता है। तो क्या आप कभी गांव में गए हो? अगर आप गांव में गए हो तो वहां पे आपने कैसा अनुभव किया और आपको कैसा लगता है गांव में जाने पर। तो इस पाठ में विभू काका नामक एक व्यक्ति रहते हैं जो विदेश में अपनी शिक्षा प्राप्त की होती है उन्होंने विदेश में नौकरी ना करके अपने गांव की दशा सुधारने के लिए अपने जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है विदेश में, वो ज्ञान वो अपने देश के गांवों की दशा सुधारने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी मातृभूमि से भी जुड़े हुए रहते हैं, और मातृभूमि ने उनको इतना कुछ दिया है तो उसका ऋण वो चुकाना चाहते हैं। तो पाठ में अनेक प्रकार के जीवन मूल्य हैं, वो हम जानेंगे, और जो विभू काका हैं उनके चरित्र के गुणों को हम बता पाएंगे। तो सादा जीवन और ग्रामीण सौंदर्य जो है, देश प्रेम है, और सहानुभूति और सहयोग, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। और अपने ज्ञान का देश हित में हम कैसे प्रयोग करें, और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रसार के लिए हम कैसे अपना दृढ़ निश्चय पूरा कर सकते हैं, और अपना जो ज्ञान है, हमने जो शिक्षा ली है, वो हम गांवों के जीवन को सुधारने के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं, वो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं हम। इतने वर्षों बाद उन्हें देखा तो पहचान न पाया, ऊपर से नीचे तक विभू का एकदम बदल गई थी। तो यहाँ पे विभू काका का शॉर्ट में नाम लिया गया है विभू का। तो यहाँ पे लेखक जो है वो हमें बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत दिनों बाद में विभू काका को देखा, तो वो बिल्कुल पहचान नहीं पाए। ऐसा होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को बहुत दिनों बाद में देखते हैं तो अचानक से वो हमें याद नहीं आता है कि वो व्यक्ति कौन है, उसको हमने कहाँ देखा है। तो ऐसे ही दशा जो लेखक है उनके साथ हुई। तो इतने सालों के बाद में उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान नहीं पाए वो। तो ऊपर से नीचे तक विभू का बिल्कुल बदल गए थे। पहले कोट पैंट पहना करते थे, टाई लगाना भी नहीं भूलते थे, जूते भी चमचमाते हुए होते थे, किंतु अब विभू का कुछ दूसरे ही लगते थे। एकदम बदले बदले खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, सिर के बाल भी छोटे छोटे। लगता था ये विभू का कोई और है। तो विभू का के पहनावे में बिल्कुल ही बदलाव आ गया था। तो पहले वो कोट पैंट वगैरह टाई लगाना नहीं भूलते थे, जूते बिल्कुल चमचमाते हुए पहनते थे, लेकिन अब बिल्कुल उनके अपोजिट वो कपड़े पहनते हैं, जैसे खादी का कुर्ता पजामा, साधारण सी चप्पलें, और सिर के बाल भी छोटे छोटे, क्योंकि अब वो गांव में आ गए थे। पहले वो विदेश में रहते थे। तो विदेश में कैसा पहनावा होता है और गांव में कैसा पहनावा होता है, यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिलता है। तो काका पहचाना नहीं? मैंने कहा ही था कि काका लिपट पड़े। अरे विज्जू, तुझे नहीं पहचानूंगा, कब आया तू? तो यहाँ पे काका को थोड़ी देर मुझे लगी पहचानने में, तो मैंने मतलब लेखक ने कहा कि काका मुझे पहचाना नहीं। तो काका ने तो बिल्कुल पहचान लिया था उसको देखते ही। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उससे पहले ही उसके गले लग गए विभू काका, और कहा, अरे विज्जू, तुझे पहचानूंगा नहीं क्या? तू कब आया तू? आज अभी, मैंने हंसते हुए कहा। सामान कहाँ है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। तो यहाँ पे उत्सुकता का मतलब लिया गया है अत्यधिक इच्छा। तो यहाँ पे विभू काका को मैंने कहा कि आज मैं अभी आया हूँ, तो और पूछा सामान कहाँ है? तो उन्होंने बहुत ही अत्यधिक अपनी इच्छा से, उत्सुकता से पूछा लेखक ने। तो मैंने सामने रखे झोले की ओर इशारा किया तो वे चौंक पड़े। तो मैंने अपने झोले की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये यहाँ पे है सामान। बिस्तर कुछ नहीं? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। तो विभू काका ने पूछा कि बिस्तर कुछ भी नहीं लाए हो? उन्होंने एकदम से आश्चर्य से, मतलब सरप्राइज होकर उन्होंने पूछा।
मैं हंस पड़ा। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, इसी से काम चला लेता हूँ। तो लेखक ने कहा कि इतनी सारी लंबी यात्राएं करता हूँ तो बिस्तर मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि इतना सामान, इतना बोझा उठा के मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा। तो काका के मुख पर प्रसन्नता झलकी और वे मेरी पीठ थपथपाने लगे। शाबाश बेटे, यह हुई ना बात। तो काका के मुख पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि शाबाश बेटे, कम सामान में जितनी अच्छी यात्रा तुम कर सकते हो वो अधिक सामान में तुम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। तो विभू का मेरा सामान भीतर रखवा कर कहीं बाहर जाने लगे। घर के लोगों को जाते जाते यह हिदायत देना नहीं भूले कि विजय का ध्यान रखना। तो यहाँ पे हिदायत का मतलब है निर्देश, इंस्ट्रक्शन दिए गए। विभू का ने इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरा ध्यान रखें, यानी कि लेखक का वो ध्यान रखें। और विभू का उनका सामान अंदर रखवाया उन्होंने और घर के लोगों को कहा कि इनका ध्यान रखो। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो हम भी ऐसे ही हिदायत देते हैं, अपने घर वालों को बोलते हैं कि भाई इनका ध्यान रखना, खाने पीने का, उठने बैठने का सारा ध्यान, उनकी केयर करना। तो वैसे ही विभू काका ने भी उनको अपने घर वालों को कहा कि मेरा ध्यान रखें, यानी लेखक का ध्यान रखें। सचमुच मुझे कहीं कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ। मैं आश्चर्य से काका का यह अनोखा संसार देख रहा था। मैंने देखा 2-2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। तो यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि मुझे कहीं भी कोई कष्ट, कोई भी तकलीफ उनके घर पे नहीं हुई। और वो इतने आश्चर्य से काका की जो अनोखी दुनिया थी, अनोखा जो संसार था, तो वो देख रही थी। तो उन्होंने अनोखा संसार इस तरीके से देखा। उस अनोखे संसार में क्या क्या था वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि मैंने देखा 2-2 ट्रैक्टर चल रहे थे। घर के पास ही पशुओं के बाड़े में 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। तो यहाँ पे जुगाली का मतलब है जो पशुओं के खाने के बाद उसे चबाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं जुगाली। तो उन्होंने देखा कि 2-2 ट्रैक्टर चल रहे हैं और घर के पास में ही पशुओं का जो बाड़ा है उसमें 2 गाय बैठी हुई अपना जो घास उन्होंने खाया उसको चबाने की प्रक्रिया वो कर रही थी। सामने हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। दूर लहलहाते खेतों के उस पार बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। काका का यह नंदनवन मुझे बड़ा लुभावना लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे। तो यहाँ पे लेखक हमें बता रहे हैं कि सामने, घर के सामने ही बिल्कुल हरी भरी सब्जियों की बगीची थी। बगीची मतलब कि एक छोटी सी दूरी के अंदर हरी भरी सब्जियां लगाई गई थी और दूर लहलहाते खेत थे और उनके दूसरी तरफ फलों का बगीचा था जहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए थे। और काका का यह नंदनवन का अर्थ है स्वर्ग लोक का वन, यानी कि बगीचा। तो वहाँ पे वो नंदनवन जो है वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई बगीचा हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और लेखक को वह बहुत ही लुभावना लगा, यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगा। सारे लोग अपने अपने काम में जुटे थे, जुटना मतलब लगे हुए थे, अपना अपना काम सब लोग कर रहे थे। आगे है, दोपहर तक विभू का नहीं लौटे तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक कर्मचारी से पता चला आज मंगलवार है ना, काका दूसरे गांव में गए हैं। वे घर घर जाकर रोगियों का हालचाल पूछते हैं, इसलिए घर लौटने में वक्त लग जाता है। तो वक्त का मतलब होता है समय। तो यहाँ पे जब लेखक ने देखा कि दोपहर तक विभू का नहीं लौटे हैं तो उनको आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी देर हो गई, वो घर पे क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारी से पूछा तो उसने कहा कि आज मंगलवार है, मंगलवार को विभू काका जो है वो दूसरे गांव में जाते हैं और वहां जाकर वो घर घर जाकर जो भी रोगी हैं, जो भी बीमार हैं, उनके हालचाल वो पूछते हैं। इसीलिए उनको लौटने में टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। विभू का ने अमेरिका में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद भारत लौटकर दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्षों तक काम करते रहे। देश में पैदावार कैसे बढ़े, लोग गरीबी भूखमरी से कैसे मुक्त हो, इस पर वे अक्सर बातें करते थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि विभू का जो है वो अमेरिका में
कृषि विज्ञान की पढ़ाई करते थे, यानी कि खेती से संबंधित जो भी विज्ञान है उससे संबंधित उन्होंने पढ़ाई की थी अमेरिका में। और उसके बाद वो भारत लौटे। भारत में दिल्ली के पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान, जो खेती बाड़ी से संबंधित होता है, भारत सरकार द्वारा राजधानी दिल्ली में स्थापित है, वो एक बड़ी संस्था। तो वहां पे वर्षों तक उन्होंने काम करा है। और देश में पैदावार कैसे बढ़े, यानी कि जो खेती है उसकी पैदावार कैसे बढ़े और लोग गरीबी और भूखमरी यानी भूख से जो मृत्यु होती है उनसे भारत के लोग कैसे मुक्त हो, इस पर वो बहुत अधिक अक्सर वो बातें करते। तो उन्होंने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी। तो यहाँ पे उन्होंने धान और गेहूं की जो अलग अलग किस्में यानी अलग अलग जो प्रकार तैयार होते हैं, वैरायटीज तैयार होती हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती थी, उसके बारे में। मक्का पर भी उन्होंने खोज बहुत ही महत्वपूर्ण खोज कम महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उन्होंने खोज की और एक एक भुट्टे की जगह उन्होंने 6-6, 7-7 भुट्टे उगाए थे। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी खोज की थी कि एक ही पौधे के ऊपर एक भुट्टे की जगह 6-6, 7-7 भुट्टे कैसे उगाए जाएं, वो उन्होंने खोज तैयार की। इन खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे। अक्सर वे यूरोप, अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते थे, वहाँ बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, सफलता उनके कदम चूमती थी। तो जो विदेश में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी उसका फायदा वो भारत के लोगों को दे रहे थे। तो भारत के लोगों के लिए वो अपनी खोजों के लिए सरकार की ओर से उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए थे। और वे अक्सर यूरोप, अमेरिका की यात्रा भी करते थे, वहाँ पे वो बड़े बड़े भाषण दिया करते थे, लोगों को समझाते थे खेती बाड़ी के संबंध में, और उनको जो सफलता है वो बहुत अधिक मिल रही थी। विदेश में बसने के लिए उन्हें वहाँ की सरकारों ने बड़े बड़े प्रलोभन भी दिए थे। तो यहाँ पे प्रलोभन का मतलब है लालच। तो यहाँ पे विदेश में बसने के लिए उन्होंने वहाँ की जो सरकार है उन्होंने उनको बहुत लालच दिए कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन फिर भी विभू काका विदेश में नहीं बसे, वहाँ पे नहीं रहे। किंतु काका को तो अपना देश ही प्यारा था, तो अपने ही देश के किसानों की सेवा करने की उन्होंने ठान ली थी। तो काका जब पूरी तरह बदल चुके थे, एकदम किसान बन गए थे, तो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो अपने भारत देश से ही प्यार करते थे, वो वहाँ के ही किसानों को वो अपनी सेवा देना चाहते थे। और काका जो है वो पूरी तरह से बदल गए थे और एक किसान की जैसे वो सादा जीवन जीते थे। यहाँ कैसा लगता है आपको? ना सिनेमा हॉल है, ना बड़े बड़े होटल, क्लब आपको पढ़ने। तो यहाँ पे लेखक उनको पूछ रहा है कि गांव में रहने के बाद भी आपको कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिनेमा हॉल है और ना बड़े बड़े होटल और क्लब हैं। तो आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें भी यहाँ न मिल पाती होंगी, तो क्योंकि विदेशों में बहुत अधिक पुस्तकें मिल जाती हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती जितने विदेश में मिल पाती थी, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जी रहे थे। तो मैंने जिज्ञासा से पूछा, तो यहाँ पे जिज्ञासा का अर्थ लिया गया है बहुत अधिक जानने की इच्छा होता है। तो लेखक को बहुत अधिक जानने की इच्छा हो रही थी कि विभू काका हंस पड़े कि अरे पगले, यह तो चारों ओर का दृश्य देख रहा है, कि यह जो तुम चारों ओर के जो दृश्य जो सीन देख रहे हो, सिनेमा हॉल क्या इससे अधिक आकर्षक होते हैं? क्या सिनेमा हॉल में उतना मजा आता है जितने ये चारों तरफ तुम हरे भरे दृश्य देख रहे हो गांव की? उन बड़े बड़े होटलों में भला क्या रखा है? यहाँ जैसा ताजा अनाज, ताजी सब्जियां, ताजा घी, दूध, दही क्या शहरों के बड़े से बड़े अमीर को भी मिल पाता होगा? तो ये विभू काका ने लेखक को पूछा कि गाँव में इतना अच्छा, इतना शुद्ध वातावरण है, शुद्ध खाना है, दूध दही है, तो वो शहरों के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनको भी ये सब नहीं मिल पाता है। प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। गाँव का जो वातावरण है, गाँव का जो रहन सहन है, वो शहरों से इतना अच्छा है कि वहाँ पे रहने वाले लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं।
क्योंकि वहाँ का खाना जो है वो मिलावट वाला नहीं है। शहरों में हम लोग रहते हैं लेकिन हम कितना मिलावटी खाना खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, लेकिन गाँव के लोग उस ताजा बनाते हैं और ताजा खाते हैं। तो इससे अच्छी, अधिक और प्रमाणिक है। तो यहाँ पे विभू काका बोलते हैं कि प्रमाणिक मतलब मानने योग्य, इससे अधिक अच्छी और प्रमाणिक है। तो यहाँ पे विभू काका बोलते हैं कि इससे अच्छी मानने योग्य कोई बात है जो गाँव में इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है और शहरों में नहीं मिलती है। लेकिन आजकल गाँव में शहरों के जितनी सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। काका मुझे बच्चों की तरह एक एक बात विस्तार से समझाने लगे। तो काका जो है वो लेखक को बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से विस्तार से वो सारी बातें उसको समझाने लग गए थे। शाम को वे मुझे अपनी जीप गाड़ी में बिठाकर आसपास के गांव में घुमाने ले गए। तो यहाँ पे विभू का लेखक को गांव में घुमाने के लिए शाम को अपनी जीप गाड़ी में बिठाकर लेके गए। वहाँ का अनोखा दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। गांव में सभी घर पक्के थे, सब घरों के आगे गायें बंधी थी, गांवों के बीच एक पाठशाला थी, सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। तो एक गांव का और शहर का अगर हम जीवन सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि गांव में ऐसे फैशनेबल लोग रहते हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, और गांव में एकदम कच्चे घर होंगे, गंदे से लोग रहते होंगे, कुछ भी सुविधाएं नहीं होंगी, ऐसे ही घूमते हैं। तो यहाँ पे विभू काका ने पूरा गांव जो है वो बिल्कुल बदल दिया था। जब लेखक गांव में घूमने के लिए गया विभू काका के साथ, तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ और था और उनको दिख कुछ और रहा था। गांव में जो सभी घर थे वो बिल्कुल पक्के और सुंदर थे, और सब घरों के आगे गायें बंधी थी, गांवों के बीच में एक पाठशाला थी, सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और सब लोग स्वस्थ और हेल्दी दिखाई दे रहे थे। तो ये सब तो लेखक ने नहीं सोचा था। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, पर ऐसे गांव मैंने कहीं नहीं देखे। तो लेखक ने आश्चर्य के साथ विभू काका को कहा कि मैंने भारत का पूरा भ्रमण किया, मतलब पूरा भारत मैंने लगभग घूमा है, लेकिन इतने सुंदर गांव मैंने कभी भी नहीं देखे। गांव के लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र पहले सबसे पिछड़ा हुआ था, यानी कि सबसे पीछे था, बैकवर्ड इलाका टाइप जिसको हम बोलते हैं वो था। यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं थी, लोग भी ऐसे ही रहते थे, कच्चे घर थे। लेकिन जब से काका ने यहाँ अपना फार्म बनाया है, तो यहाँ पे जब से विभू काका ने अपना फार्म बनाया है, यानी कि विभू काका यहाँ पे रहने लगे हैं, और तब से इस सारे इलाके की काया पलट हो गई। तो यहाँ पे काया पलट का मतलब लिया गया है बदलाव, परिवर्तन हो गया जब से विभू काका ने अपना फार्म यहाँ पे बनाया है। काका ने खुद घर घर जाकर समझाया कि खेती कैसे करें जिससे अन्न की पैदावार बढ़े। वे सबको बताते हैं स्वच्छ रहने के क्या क्या लाभ हैं, आए दिन की बीमारियों से छुटकारा कैसे मिल सकता है, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। तो जब से विभू काका गांव में आए हैं तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया कि खेती कैसे करनी है, क्योंकि वो विदेश से सीख के आए थे कि खेती कैसे की जा सकती है और अन्न की पैदावार, अन्न को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो वे सारी बातें उन गांव वालों को बताते थे। गांव वालों को यह भी बताते थे कि स्वच्छ यानी साफ सुथरे रहने से क्या क्या लाभ होते हैं, गंदे रहने से क्या क्या हानियां होती हैं, और आए दिन हम बीमारियों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, और बच्चों को पाठशाला क्यों भेजना चाहिए। वो सारी बातें उन्होंने गांव वालों को समझाई। ये समझाने पर ही इस गांव का जो काया पलट है वो बिल्कुल परिवर्तन आ गया उसमें। देश विदेश में रहकर काका ने खेती के संबंध में जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसका लाभ उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर पहुंचाया। तो यहाँ पे देश विदेश से जो काका ने खेती से संबंधित जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, जो भी एजुकेशन प्राप्त की थी, वो उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर सारे लोगों को लाभ उसका दिया। तो उसका जो लाभ है उन्होंने घर घर गांव गांव जाकर सबको पहुंचाया। अब काका के प्रयास से पूरा का पूरा क्षेत्र ही आदर्श हो गया है। तो यहाँ पे आदर्श का अर्थ लिया गया है प्रेरणा देने वाला। तो यहाँ पे काका का जो प्रयास था पूरे क्षेत्र को सुधारने का, पूरे क्षेत्र को प्रेरणा देने का, तो वो उन्होंने बखूबी किया था।
विभू का आदमी नहीं देवता है, गांव गांव के घर घर के लोग अक्सर दोहराते रहते हैं। तो गांव के लोगों के लिए विभू का देवता बन गए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी इतनी मदद की थी और गांव गांव घर घर जाकर उन्होंने इतने लोगों को शिक्षा प्रदान की, खेती से संबंधित, साफ सुथरा रहने से संबंधित, गांव का विकास कैसे किया जा सकता है उससे संबंधित, तो सब लोग उनको देवता समझने लग गए थे। जब मैं उनके गांव से लौटने लगा तो काका स्वयं मुझे दूर तक छोड़ने आए। तो जब गांव का पूरा उन्होंने सब कुछ देखा, गांव में कैसे क्या लोगों ने विकास किया, तो ये सब देखकर जब वो गांव से लौटने वापस लग गए थे तो विभू का उनको दूर तक छोड़ने आए थे और बोले, तुम लोग भी यहीं क्यों नहीं आ जाते? अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। तो आजकल के लोगों का क्या सोचना है कि सिर्फ अपने लिए जियो, दूसरे लोगों के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने बारे में सोचा वो बहुत है। लेकिन विभू काका की यह सोच नहीं थी। विभू काका ने लेखक को कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए तुम अगर जियोगे तो उसका सुख जो तुम्हें मिलेगा वो कुछ और ही होता है। उसका जो संतोष तुम्हें मिलता है कि भाई आज हमने दूसरों के लिए यह काम किया, आज हमने दूसरों के लिए कुछ अलग किया, तो वो एक सुख जो है वो हमें अलग ही अनुभूति देता है। तो काका के चेहरे पर स्नेह ही नहीं, एक अनोखी चमक भी दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था काका आदमी नहीं कोई देवता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी के रूप में देवता ही होता है, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति इस जमाने में नहीं मिलता है, जिन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की और भारत के लोगों को अपने ज्ञान का अनुभव करा रहे थे। कि आजकल जो व्यक्ति हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो विदेश जाने के लिए भागते हैं, लेकिन यह गलत है। अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप अपनी जो शिक्षा है वो भारत के लोगों में बांटें, ताकि भारत के गांवों का विकास हो। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विजय विभू काका को क्यों नहीं पहचान पाया? तो इसका उत्तर है, वेशभूषा में परिवर्तन होने के कारण लेखक विभू काका को नहीं पहचान पाए। अब वे कोट पैंट, टाई और चमचमाते जूते के स्थान पर खादी का कुर्ता पजामा और साधारण सी चप्पल पहनने लगे थे। प्रश्न संख्या 2 है, काका का अनोखा संसार किसे कहा गया है? खेतों में 2-2 ट्रैक्टर, घर में पशुधन, हरी भरी सब्जियों की बगीची, लहलहाते खेत, फलों के बड़े बगीचे आदि को ही लेखक ने काका का अनोखा संसार कहा है। प्रश्न संख्या ग, काका दूसरे गांव में क्या करने गए थे? इसका उत्तर है, काका दूसरे गांव में रोगियों का हाल चाल पूछने गए थे। घ है, विभू काका विदेश में क्यों नहीं रहे? इसका उत्तर है, काका को अपना देश प्यारा था। उन्होंने अपने ही देश में रहकर गांवों की हालत सुधारने और किसानों की सेवा करने की ठान ली थी, इसलिए वे विदेशों में नहीं रहे। लिखित में पहला प्रश्न है क, विजय ने जीप गाड़ी से जिस गांव का भ्रमण किया उसकी क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है, विजय ने जिस गांव का भ्रमण किया उस गांव के सारे घर पक्के थे। सभी घरों के आगे गायें बंधी थी। गांवों के बीच एक पाठशाला थी। सब बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। लोग स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट थे। ख में प्रश्न है, कौन सी बातें हैं जिनसे गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है? पैदावार में बढ़ोतरी के लिए खेती करने की सही और आधुनिक विधि अपनाई जाए। आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग, साफ सफाई के प्रति जागरूकता, समुचित उपचार व्यवस्था एवं शिक्षा आदि से गांवों का स्वरूप बदला जा सकता है। ग है, विभू का किस तरह के व्यक्ति थे? उनकी स्वस्थ जीवन शैली के बारे में लगभग 60-70 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। विभू काका सच्चे अर्थों में इंसान थे। वे दूसरों के लिए जीने में ही आनंद अनुभव करते थे। वे बहुत विद्वान थे। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर देश की भलाई के लिए विदेश के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़कर स्वदेश लौट आए। विभू काका बहुत ही मिलनसार एवं स्नेही व्यक्ति थे। उनकी जीवन शैली में परोपकार, समाज सेवा, त्याग, सहयोग एवं सहानुभूति का महत्वपूर्ण स्थान था। वे दूसरों के हित और विकास के लिए जीने में
विशेष सुख का अनुभव करते थे। उन्होंने धान, गेहूं एवं मक्का पर महत्वपूर्ण खोजें की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। घ है, विजय को काका के चेहरे पर अनोखी चमक क्यों दिखाई दे रही थी? तो इसका उत्तर है, विभू काका दूसरों के लिए जीते। जो व्यक्ति जग हित के लिए काम करता है, उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई देती है। इसलिए विजय को काका के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। अभी भाव स्पष्टीकरण में है, आशय स्पष्ट कीजिए वाले में। प्रश्न संख्या 1 है, विभू का आदमी नहीं देवता है। तो इसका भाव है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह आदमी नहीं देवता होता है। करुणामय विभू काका दूसरों के लिए जीते थे, अतः उन्हें देवता स्वरूप कहा गया है। सफलता उनके कदम चूमती थी। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका उत्तर है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विभू काका ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। वे जो भी काम हाथ में लेते उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती थी। तीसरा है, दूसरों के लिए जीने का सुख कुछ और ही होता है। तो इसका भाव है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के हित और विकास के लिए जीने में एक विशेष प्रकार का सुख और आनंद है। अभी आगे बढ़ते हैं, हाँ और नहीं में उत्तर देना है हम। तो इसका पहला प्रश्न है, क विभू का खादी का कुर्ता पजामा पहनने लगी थी। तो हाँ। ख है, अमेरिका से भारत लौटने पर काका वर्षों तक पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान में काम करते रहे। हाँ। ग है, काका ने आलू की खेती पर महत्वपूर्ण खोज की। नहीं। घ है, सरकार की ओर से उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। हाँ। ड़ है, लोगों को खेती की नई तकनीकों से परिचित कराने हेतु काका ने गांव में एक स्कूल खोला। नहीं। च है, गांव के लोग विभू का को देवता मानने लगे थे। तो इसका उत्तर है हाँ। अभी सोच कर लिखिए में, जो क्रिटिकल थिंकिंग में ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये बिल्कुल ध्यान से आपको याद करना है। तो इसका प्रश्न है, विद्यार्थी के रूप में आप अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय कैसे दे सकते हैं? इसको आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना उत्तर लिखा है, विद्यार्थी का कर्तव्य है परिश्रम, लगन और ज्ञान पाने की इच्छा से नियम पूर्वक पढ़ाई करना, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, सीखने के अवसरों का लाभ उठाना, सहपाठियों की सहायता करना, सबके साथ मधुर वचनों का प्रयोग करना और स्कूल में होने वाली गतिविधियों में उत्साह पूर्वक भाग लेना। ऐसा करके हम विद्यार्थी होने के कर्तव्य को निभा सकते हैं। भाषा से का पहला प्रश्न है, ता प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पे ता प्रत्यय हमें जोड़ना है। शब्द है उदार, उदार के आगे ता लगाएंगे तो बनेगा उदारता। सुंदर, सुंदरता। कायर, कायरता। वीर, वीरता। सरल, सरलता। महान, महानता। प्रश्न संख्या 2 है, पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो आपकी किताब में आपको एक येलो पट्टी में शब्द दिए गए हैं, तो वहां पे हमें छांटकर चुनकर लिखने हैं। तो जैसे पहला है संसार, तो संसार के पर्यायवाची हैं जग, जगत, दुनिया। पाठशाला के पर्यायवाची हैं विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल। देवता, देवता के पर्यायवाची हैं अमर, सुर और देव। प्रसन्न, प्रसन्न के पर्यायवाची हैं प्रमुदित, आनंदित, हर्षित। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म में तो कहानी में बदले बदले, बिस्तर बिस्तर, साफ सुथरे जैसे शब्द प्रयोग में आए हैं, तो इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग होता है जो अलग अलग तरह के होते हैं। तो कुछ शब्द पुनरुक्त होते हैं और वे अपने आप को दोहराते हैं, और कुछ शब्द जो होते हैं वो समानार्थी होते हैं, तो कुछ एक दूसरे के विलोम होते हैं। कुछ शब्दों में पहला शब्द सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। इस आधार पर शब्द युग्म 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसे पहला है शब्दों का दोहराव यानी पुनरावृत्ति, दूसरा है समानार्थी, तीसरा है विलोम शब्द युग्म और चौथा है सार्थक और निरर्थक। तो सबसे पहले हम पुनरुक्त वाले शब्द देखेंगे। पुनरुक्त में शब्द आए थे इस पाठ में बदले बदले, घर घर, गांव गांव। समानार्थी में शब्द आए थे साफ सुथरे, रिश्ते नाते, होटल क्लब। और तीसरा है सार्थक निरर्थक में बिस्तर बिस्तर, बात बात, चाय वाय।
तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है ने का प्रयोग। ने का प्रयोग करना है हमें यहाँ पे। तो इसमें मोहित ने रोटी खाई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित किया। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो। पंडित ने पैसा पैसा बचाकर रुपए जोड़े। 5वां है अध्यापिका ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखने हैं हमें। ठीक है कि ये वाक्य कौन से भेद का है। तो पहला है जैसे विभू का एकदम बदल गए थे। तो ये विभू का शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उनके मुख पर प्रसन्नता झलकी। तो प्रसन्नता शब्द आ गया भाववाचक संज्ञा में और मुख शब्द आ गया जातिवाचक संज्ञा में। सफलता उनके कदम चूमती थी। तो सफलता आ गया भाववाचक संज्ञा और कदम आ गया जातिवाचक संज्ञा में। चौथा है वे यूरोप अमेरिका की यात्रा पर निकल जाते। तो यूरोप अमेरिका आ गई व्यक्तिवाचक संज्ञा और यात्रा आ गई भाववाचक संज्ञा में। 5वां है उनके चेहरे पर स्नेह और चमक दिखाई दे रही थी। तो चेहरे जातिवाचक संज्ञा, स्नेह चमक भाववाचक संज्ञा में आ गए। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 6। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उनसे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पद्यांश में से ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न है देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है देश हित के लिए अच्छे कार्य करना देशवासियों का कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है हम अपना जीवन मातृभूमि को किस प्रकार दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है हम अपने कार्यों से देश का चहुमुखी विकास कर मातृभूमि को अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हम पर किसे और क्या भरोसा है। इसका उत्तर है हमारी मातृभूमि को हम पर भरोसा है कि हम सदा उसकी रक्षा करेंगे। चौथा प्रश्न है हम पर किसका ऋण है और उसे हम कैसे उतार सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा देशवासियों पर देश का ऋण है जिसे वे अपने सत्कर्मों से उतार सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है इस पद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखें। तो पद्यांश हमने पढ़ा है। तो पद्यांश पढ़कर हमें एक ही शीर्षक अच्छा लग रहा है देश के प्रति हमारा कर्तव्य। तो आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।